बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका कि कुछ अंश बाकी था। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस अंश को पूरा पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या की जाएगी और कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो इसके यहाँ पर सभी बच्चे निकाल लेंगे पाठ 3 पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पर यहाँ पर लिखा है, ऊपर वाली लाइन से हम लोग शुरू करेंगे कि हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा और बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें और भी खराबी आ गई थी और किसी तरह वो चल तो दी, लेकिन उसकी चाल, उसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। जैसे कि होता है कि बुढ़ापा आता है तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वैसे ही इस बस को एक वृद्धा की तरह यहाँ पर कहा गया है। तो वृद्धा की आँखों की ज्योति, ज्योति मतलब रोशनी, ज्योति कहते हैं रोशनी को, ज्योति, ज्योति का अर्थ है रोशनी, आँखों की रोशनी। तो ज्योति जो है वो जाने लगी। आगे चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा कहने का मतलब ये है कि उस समय जो वहाँ पर प्रकाश था, जो उजाला था, वो चंद्रमा की रोशनी से ही था, चंद्रमा के प्रकाश से ही था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मध्यम रोशनी में, उस धीमी बहुत कम रोशनी में वो रास्ता टटोल कर, जैसे कभी कभी कहीं पर बहुत अच्छी लाइट नहीं रहती है, अंधेरा जैसा रहता है, तो वहाँ पर टटोल कर यानी खोज कर रेंग रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो चांदनी में रास्ता टटोल कर रेंग रही थी, अर्थात उस चंद्रमा की रोशनी में वो उसे जितना भी दिखाई दे रहा था उसी में वो रास्ता देखते हुए जो है रेंग रही थी, अर्थात धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, और सामने से अगर कोई दूसरी गाड़ी आती थी तो वो एक किनारे खड़ी हो जाती थी और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और ऐसा लगता था जैसे कि वो कह रही हो कि अरे पहले तुम ही निकल जाओ बेटी, अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं इस तरह से दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ूं। तो वो वहीं पे खड़ी हो जाती थी और आने वाली गाड़ी को रास्ता देती थी। तो बस ड्राइवर जो है उस बस को किनारे खड़ा कर देता था जब भी कोई आगे से गाड़ी आती थी, और ऐसा लगता था जैसे कि वो वृद्धा बस जो है कह रही हो कि निकल जाओ बेटी, मेरी तो अब उम्र ही नहीं रही कि मैं बहुत तेज़ गति से चल सकूं। अब क्या होता है, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे। पुलिया कहते हैं जो पुल होता है और उसके ऊपर से गाड़ी जाती है। तो पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, और जो है टायर जब उसमें से हवा निकल जाती है तो बैलेंस बिगड़ने लगता है बस का, गाड़ी का बैलेंस जो है वो बदलने लगता है और उसका संतुलन खो जाता है। तो जब नाले के ऊपर जो पुलिया बनी थी उसके ऊपर जैसे ही गाड़ी पहुंची, बस पहुंची, वैसे ही एक टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात दब गया, और बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। यानी कि थम गई अर्थात रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती, और अगर बहुत तेज़ स्पीड में बस होती तो उसका अगर हवा कम हो जाती तो उसका बैलेंस बिगड़ के बस गिर भी सकती थी उस नाले में। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है।
यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, क्योंकि वो कहते हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, उत्सर्ग का अर्थ है त्याग, और दुर्लभ का अर्थ होता है कठिन। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिन। तो इसमें जो है उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। वह टायरों की हालत क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर बस से सफ़र कर रहे हैं, और ड्राइवर जो है वो ऐसी बस को लेकर चला रहा है जिसकी की हालत बहुत ख़राब है और कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो त्याग की ऐसी भावना अर्थात काम करने की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो जब लेखक उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी कि उस कंपनी के हिस्सेदार भी जो है वो जान हथेली पर लेकर चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ऐसी बस को चलाना आसान नहीं है और ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो इसमें जो है वो लेखक सोचता है कि कोई इतना भी त्याग करने वाला कैसे हो सकता है। सोचा इसके साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी कि ऐसे व्यक्ति को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो इस तरह से उसके लिए कवि जो है इस तरह से कहते हैं कि अगर इस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती तो ऐसा लगता है जैसे कि देवता भी उसका इंतज़ार कर रहे हों, तो बाहें पसारे उसका स्वागत करने के लिए कि यही वो महान आदमी है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए पर टायर को नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, यानी कि वहाँ तक उस लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। या कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि लेखक पूरी तरह से तैयार था कि यहाँ पर इस बस में हम कहीं भी जहाँ जाने के उद्देश्य से बैठे हैं तो वहाँ पर और उसके अलावा और कहीं भी वो बस कहाँ तक ले जाएगी, कहाँ तक पहुँचाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से लेखक सोचता है कि कोई अपनी जान हथेली पर लेकर कैसे इस बस को चला सकता है और उससे होने वाले नुकसान की वजह से उसका क्या होगा, ये वो सोचता है और वो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि बस के साथ बार बार कुछ ऐसी घटना घट रही थी कि लगता था कि ये बस कब पहुंचाएगी और कहाँ पहुंचाएगी। तो इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब वो कहाँ तक पहुंचाएगी उसका कोई जगह नहीं है। और अब होता ये है कि जब बार बार ऐसी घटना होने लगती है तो लोग भी उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं।
अब वो जान रहे थे कि अब जैसे भी ये बस हमें जब भी पहुंचाएगी, जहां भी पहुंचाएगी, हमें वहीं तक जाना है। और फिर सभी इत्मीनान से उस बस में सब कुछ भूल के बैठ गए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था। बस को कभी कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं था, इसलिए उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ था। और चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया, यानी कि अब वो चिंता ख़त्म हो गई कि अब ये बस चलेगी, पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। तो ये सारी बातें अब ख़त्म हो जाती है और सब उसी माहौल में हंसी मजाक करने लगते हैं। तो इस तरह से इस बस की यात्रा के माध्यम से कवि ने ऐसी बस के बारे में बताया है जो कि बहुत ही ख़राब खस्ता हालत में रहती है, और वो किस तरह से उसको चलाया जाता है, ये सब इसके बारे में हास्य व्यंग के माध्यम से इस स्थिति की ओर संकेत किया गया है कि आज भी कैसे कैसी हालत में जो गाड़ियाँ होती हैं उसको चलाया जाता है। तो बस की यात्रा के माध्यम से दुर्व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे दुर्व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों की जान खतरे में होती है। और ऐसा ही केवल बस में नहीं, ट्रेन में भी होता है कि पूरी तरह से उसके यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता है और कहाँ पे क्या कमी रह गई है उसको नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरह से बस की यात्रा के माध्यम से लेखक ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे इसमें, जो कि कारण बताएं शीर्षक के अंतर्गत दिया हुआ है। कारण बताएं। इस शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न 1 दिया हुआ है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? कारण बताना है कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो यहाँ पर लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए, लेखक के मन में बस कंपनी के लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह केवल अपने स्वार्थ हेतु लाचार था। वह केवल अपने स्वार्थ हेतु लाचार था, क्योंकि वह अपने
स्वार्थ हेतु लाचार था। बस के टायरों की स्थिति को बस के टायरों की स्थिति को जानते हुए बस के टायरों की स्थिति को जानते हुए भी वह इतनी खटारा बस को जानते हुए भी वह इतनी खटारा बस को चलाने का इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। यात्रियों की जान की परवाह किए बिना यात्रियों की जान की यात्रियों के जान की यहाँ पे यात्रियों के जान की परवाह करना मतलब चिंता करना। यात्रियों के जान की परवाह किए बिना वह निरंतर बस को दौड़ा रहा था। निरंतर बस को दौड़ा रहा था। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना अत्यंत कठिन था। अत्यंत कठिन था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए मन में श्रद्धा की भावना आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि था, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह केवल
अपने स्वार्थ हेतु लाचार था। बस के टायरों की स्थिति को जानते हुए भी वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। यात्रियों के जान की परवाह किए बिना वह निरंतर बस को दौड़ा रहा था। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना अत्यंत कठिन था। ऐसे व्यक्ति के लिए श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। और अब जो है यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार अपनी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, कि समझदार आदमी अपनी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस बस से सफ़र नहीं करते। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है, यहाँ पर हम लोग कारण लिखेंगे इसका। तो ये सभी का हो गया होगा, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 2, कारण बताओ कब। दूसरा प्रश्न बच्चे किताब से लिख लेंगे और उत्तर 2 हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो उत्तर 2 में यहाँ पे लिखेंगे शाम को जाने वाली बस, शाम को जाने वाली बस बड़ी ही, शाम को जाने वाली बस बड़ी ही जर्जर अवस्था में थी, बड़ी ही जर्जर अवस्था में थी। शाम को जाने वाली बस बड़ी ही जर्जर अवस्था में थी। वह कहीं भी चलते चलते बंद हो सकती थी, चलते चलते बंद हो सकती थी या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। अतः लोगों ने, दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, अतः लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को, लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को सलाह दी कि
इस बस का कोई इस बस का लोगों को सलाह दी कि इस बस का कोई भरोसा नहीं है। इस बस का कोई भरोसा नहीं है। यह कहाँ खराब हो जाए, यह कहाँ खराब हो जाए, यह कहाँ खराब हो जाए और इसके खराब होने पर इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कहाँ खराब हो जाए और इसके खराब होने पर और इसके खराब होने पर ठीक होने की खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी, या संभावना मतलब उम्मीद, यहाँ पर संभावना मतलब उम्मीद। तो यह कहाँ खराब हो जाए और इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। ठीक होने की संभावना भी कम है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से ये जो दूसरा प्रश्न था जिसमें कि पूछा गया था कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो शाम को जाने वाली बस बड़ी ही जर्जर अवस्था में थी। वह कहीं भी चलते चलते बंद हो सकती थी या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। अतः लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को सलाह दी कि इस बस का कोई भरोसा नहीं है, यह कहाँ खराब हो जाए और इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात ये ऐसी बस थी कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। और अब हम लोग अगला प्रश्न इसमें देखेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो यहाँ पर ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, और लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं? तो बस के स्टार्ट होते ही सारी बस हिलने लगती है। ये सभी को पता है कि बस की स्थिति ठीक नहीं थी और बस बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, और जब वो स्टार्ट होती है तो बहुत ही हिलने लगती है। तो उसके हिलने से पूरी उस बस का जितना भी भाग था, जितना भी पार्ट था, सब जो है वो हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि पूरी बस ही इंजन है। और बस की खिड़कियों के बचे खुचे कांच थे जो खिड़कियों में लगे थे, वे भी गिरने की स्थिति में आ गए थे और उनसे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए उनके मित्रों को लगता है कि बस जो है पूरी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो इस तरह से बस के यात्री भी इंजन के पुर्जों की भांति हिल रहे थे।
क्योंकि बस हिलेगी तो जो बैठे हैं वो भी हिलेंगे। तो इस तरह से लग रहा था कि बस में इंजन का शोर गूंज रहा है। तो ऐसे में सारी बस ही इंजन है, ये कहा गया है यहाँ पर। तो अभी इसके बाद और भी 2 प्रश्न है जिसका कारण बताना है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो इसमें जो है लेखक को ये सुनकर हैरानी होती है। और एक प्रश्न और है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न किए हैं और इसके बाद का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।